नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। जाट आंदोलन का मुद्दा सुलझने की बजाय लगातार उलझता जा रहा है। आज बात हम गुरुग्राम की करेंगे। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने जाट नेताओं के साथ बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक को लेकर जबरदस्त गफलत दिखाई दी। सरकार ने कहा कि हमने किसी को बैठक में आने के लिए आमंत्रण नहीं दिया और जाट नेताओं का कहना था कि उन्हें बाकायदा सरकार के नुमाइंदों द्वारा निमंत्रण मिला है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आज आपने पूरे दिन ईटीवी पर देखा। अब सवाल यह है कि सरकार की बैठक की खबर अगर गलत थी, अफवाह थी, तो इसका सूत्रधार कौन है? आखिर किसने गलत मैसेज फैलाया? हालांकि सरकार ने इस पूरे मसले पर जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल फिर भी यही है और सवाल बुनियादी है। क्या वाकई ही सरकार इस जाट आंदोलन के जो हालात हैं इनको सुलझाना चाहती है? और अगर सुलझाना भी चाहती है तो जाट आंदोलन को क्या सरकार खत्म करवाने में सक्षम है? बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में आज हम इन्हीं सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और जानिए कि बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का ये मुद्दा आज एक बार फिर हमने रखा क्यों है। आरक्षण और दूसरी मांगों को लेकर मलिक गुट के धरनों को 19 दिन हो चुके हैं और वो अपनी मांगों को लेकर मैदान पर डटे हैं। ऐसे में सरकार भी इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकालना चाहती है। गुरुवार को सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में बीजेपी के बड़े जाट चेहरों के साथ पूरे हालात पर मंथन किया। बैठक में चौधरी बीरेंद्र सिंह, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराला जैसे बीजेपी के बड़े जाट नेता मौजूद रहे। हालांकि कैबिनेट के दूसरे सहयोगी और बीजेपी के कई सांसद भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे चली बैठक में सीएम ने विस्तार से मंथन किया, लेकिन मीडिया को पूरी बातचीत से दूर रखा। सरकार ने बातचीत के सारे दरवाजे खुले रखे। अभी आज की बातचीत भी यही है कि जो भी समाज के जितने भी वर्ग हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं, सभी सरकार के साथ बैठें, खुल के बातचीत करें। लेकिन इस बैठक से पहले जो ड्रामा हुआ वो देखने लायक था। दरअसल पहले खबर दी गई कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को आंदोलन की राह पर चल रहे जाट नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन 11 बजते बजते सरकार ने ऐसी किसी बात से ही इनकार कर दिया और कहा गया कि सीएम ने जाट नेताओं से नहीं, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी है। ऐसे में जो जाट नेता बैठक के लिए पहुंचे, उनकी यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से जमकर तनातनी हुई। आलम यह हुआ कि कुछ स्थानीय जाट नेताओं को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां से बाहर निकाल दिया। हालांकि अब सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है कि जो कुछ हुआ वो आपसी समन्वय की कमी के चलते हुआ, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच की जाएगी। ये बैठक जो है पार्टी की बैठक है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक है और इसमें वर्तमान में जो इस वक्त स्थिति चल रही है उसमें कार्यकर्ताओं को भी जानकारी हो कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। हालांकि यशपाल मलिक और हवा सिंह सांगवान सरीखे बड़े जाट नेता पहले से ही ऐसी किसी बैठक की जानकारी होने से इनकार करते रहे। बावजूद इसके कुछ जाट नेता बातचीत के लिए पहुंच गए और इस पूरे बवाल पर वो बिफर पड़े। वो ये कहते हैं कि ये पार्टी वर्कर की मीटिंग है, कार्यकर्ता की, जबकि उसको पूरा ज्ञान ही नहीं है। जबकि हमारे को कमिश्नर पुलिस ने बुलाया, हमारे को डिप्टी कमिश्नर ने बुलाया कि सीएम साहब के वहाँ से मैसेज है कि आप आइए और अपनी मांग रखिए और मांग मुख्यमंत्री महोदय पूरी करेंगे, आपसे बात करेंगे। कितने बजे फोन आया था आपको? ये आप खैरवार साहब से पूछ लीजिए, डी साहब से पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि क्या उन्होंने फोन किए क्या नहीं किए हमारे को आने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने फोन नहीं। अरे तो आप हम करेंगे क्या? हम तो जाट नेता हैं। जांच जब होगी तब होगी, लेकिन सवाल ये है कि बैठक को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्या बातचीत को लेकर सरकार असमंजस में थी? और सवाल ये भी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये मामला सुलझेगा कैसे?
ईटीवी न्यूज के लिए गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट। इस कंफ्यूजन को लेकर जाट नेता यशपाल मलिक सरकार पर हमलावर हो गए हैं। मलिक ने कहा कि सरकार जानबूझकर जाटों में कंफ्यूजन पैदा करना चाहती है। रोहतक में ईटीवी के संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी ने यशपाल मलिक से खास बातचीत की। हरियाणा सरकार और आंदोलनकारियों के बीच पानीपत में एक अच्छी शुरुआत हुई थी, सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई थी, आगे बढ़ने की संभावना थी, लेकिन अब शायद रास्ते अवरुद्ध हो गए। कारण क्या है? हमारे साथ यशपाल मलिक जी हैं। मलिक साहब, पहले दौर की बात थी, अच्छी हुई, अब ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि आप भी मना कर रहे हैं और सरकार भी शायद आगे कदम नहीं बढ़ा रही? देखिए, सरकार तो कदम बढ़ा रही थी लगातार। हम पे 12-13 तारीख के 2 दिन बाद ही दोबारा बात करने की बात आने लगी थी, लेकिन 14 तारीख की कैबिनेट के बाद जिस तरह सरकार के बयान आए कि भाई 302 और 307, हमने सरकार को उसी अंदाज में जवाब दिया कि 302 और 307 के मुजरिम तो तुमने छोड़े हुए। अब 19 तारीख से आप बलिदान दिवस मना रहे हैं, एक मीटिंग भी करने जा रहे हैं ताकि अगले दौर की बातचीत की जाए या ना की जाए, इसका फैसला कब लिया जाएगा? नहीं, सरकार से बातचीत तब करेंगे जब बिना कंडीशनल बात होगी और सरकार ये विश्वास दिलाने में संरक्षण होगी कि जिनसे तुम बात कर रहे हो यही अधिकृत लोग हैं। ऐसा ना हो कि जैसे कल से बात चली कि जाट समाज के साथ मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, फिर सुबह पता चला कि वो तो पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला रहे हैं। अगर इस तरह का मतभेद रहेगा और इस तरह की बयानबाजी रहेगी सरकार के लोगों की तरफ से, तो ये बड़ा मुश्किल है कि किस हिसाब से बात की जाए। कैमरामैन संजय दांगे के साथ धीरेन्द्र कुमार, ईटीवी न्यूज, जसिया, रोहतक। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे हमारे संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी, और यशपाल मलिक का इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कह रहे थे ये आपने सुना। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जाट आरक्षण को लेकर जितना कंफ्यूजन होगा नेता लोगों को उतना ही फायदा होगा। ये शायद फिलॉसफी सभी नेता समझ चुके हैं, चाहे वो जाट नेता हो या पॉलिटिकल नेता। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमारे साथ बैठे हैं इनेलो के परवीन अत्रे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तरुण भंडारी साहब का संबंध कांग्रेस से है, और जाट नेत्री समाज सेविका राष्ट्रपति पदक से सम्मानित संतोष दहिया सर्वखाप सर्व पंचायत के अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष, आपका भी स्वागत है। अशोक बलहारा साहब हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से, आप बड़े नेता हैं जाटों के, और इस वक्त जो रोहतक में आंदोलन चल रहा है उसमें आप मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हैं दूसरा गुट रणधीर वर्धान साहब, आपका ताल्लुक भी जाट समुदाय से है, लेकिन थोड़ा जो विचारों में है वो हेर फेर रहता है जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है, और इन सभी के सवालात के जो तीर हैं आज जिस शख्स पर चलेंगे वो तैयार रहें। संजय शर्मा जी सफेद कुर्ते में आपको मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, तैयार हैं संजय जी? जी। तो पहला सवाल आप ही से कर लेते हैं कि क्या कंफ्यूजन की राजनीति कर रहे हो? किसने कहा किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करो, फिर जाट नेता वहां पे मिलने आ जाएं तो उनको कह दो जी हमने तो जो मीटिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बुलाई है, जाट नेताओं की नहीं। बहुत फजीहत हुई आज तो पूरे दिन। नहीं मुकेश जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सरकार स्पष्ट है। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज को आरक्षण दे दिया है। अब तो केवल कानून या अदालत ने उसको आरक्षण देना है। जो मांगे जाट समाज की हैं पिछले आंदोलन के दौरान की, उसको भी सरकार ने मान लिया है। तो मुझे लगता है कि कोई भी कन्फ्यूज़न सरकार की तरफ से नहीं है। हाँ, कुछ कन्फ्यूज़न जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वह इनेलो है चाहे कांग्रेस है, या कुछ लोग प्रदेश से बाहर आकर के हरियाणा के जाट समाज को बरगड़ा आकर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, करना चाह रहे हैं, केवल उनके दिमाग में है। सरकार ने संजय शर्मा जी, आपका नाम क्या है? जी, क्या नाम है आपका? आप नाम ले ही रहे हैं, संजय शर्मा। संजय शर्मा ही, कोई पूछेगा तो नाम पूछेगा तो संजय शर्मा बताएंगे या गांव का पता बताएंगे? आपने कंफ्यूजन पूछा, मैंने कहा कंफ्यूजन कुछ है ही नहीं। कंफ्यूजन ये है कि आज जो पूरा घटनाक्रम रहा दिल्ली में, गुरुग्राम में, वो उस कंफ्यूजन के बारे में मेरा सवाल था कि ये कंफ्यूजन क्यों हुआ। सरकार आपकी है और जो जाट नेता यहाँ पर आपके सामने टीवी पे बोल रहे थे, निमंत्रण उन्हें
सरकारी मिला है और फिर बाद में मिल भी लिया। किसको निमंत्रण मिला है, किसने निमंत्रण दिया? सरकार ने कोई निमंत्रण नहीं दिया। अभी आपने पैकेज नहीं देखा? डीपीआरओ सरकार के ही होते हैं, डीसी सरकार के ही होते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, आज न्यूज चैनल्स के ऊपर चला तो उसके बाद ही सरकार के जो मीडिया सलाहकार हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया, वो स्पष्ट सरकार की ओर से कोई किसी को निमंत्रण नहीं दिया, ये कंफ्यूजन हुआ। वो स्पष्ट जब और जिस व्यक्ति के कारण से हुआ, जब पूरा क्योस फैल गया वहां पे, इतना गफलत हुई, उसके बाद उनको सामने आना पड़ा। अमित आर्य की आप बात कर रहे हैं तो उसके बाद सामने आए। लेकिन ये जो खबर है ये कल रात से चल रही है और ईटीवी के अलावा जो दूसरे मीडिया चैनल्स है उसमें भी चल रही है। सुबह अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो उसमें भी सुर्खियां थी और फिर बुला के मुकर जाना, ये बात तो अच्छी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। जब भी मीडिया ने हमसे पूछा, सरकार से पूछा, सरकार के लोगों से पूछा, तो सरकार ने स्पष्ट कहा कि ये बैठक जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं, केवल उन 10 जिले के कार्यकर्ता बुलाए गए जहां पर ये आंदोलन ज्यादा हो रहा है, जहां लोग इन्वॉल्व हैं, केवल उन कार्यकर्ताओं को, 10 जिला के जो खास लोग हैं जाटों में जिनकी पहुंच है और जो जाट नेता हैं उनको बुलाया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के जो चेहरे हैं, पार्टी के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, आपकी जो मुकरने की वजह है वो हम समझ सकते हैं। नहीं, कोई मुकरने की बात नहीं, आप दिखाइए ना अभी आंदोलन करने वाले या जिनके साथ पहले बैठक हुई है, अभी तो चर्चा शुरू हुई है। अभी जो बाकी प्रतिभागी हैं वो आपको बताएंगे कि, और आप शुरू में ही इस चीज से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन असलियत क्या थी? बात वो हो, कोई कंफ्यूजन हुआ, किसी व्यक्ति ने, सरकार के किसी अधिकारी ने रोहतक चलते हैं तो ये जांच का विषय है, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई भी करेगी। और कोई भी गलत अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यशपाल मलिक के एक सिपाही, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। या जाट सेना के एक सिपाही हमारे साथ बैठे हैं, संघर्ष समिति के अशोक बल्हारा साहब। हालांकि कल ही उन्होंने मना कर दिया था यशपाल मलिक ने कि भाई उन्हें तो कोई निमंत्रण नहीं मिला, और अक्सर जब इस तरीके की बातचीत होती है यशपाल मलिक तक निमंत्रण पहुंचता भी नहीं है। लेकिन आज जो जाट भाई वहां पे गए थे, आप हमें बताइए किसकी तरफ से निमंत्रण आया था, और फिर सरकार ने उनसे बातचीत नहीं की तो आपकी उनसे बातचीत हुई, और फिर जो भाषणबाजी हुई दसिया गांव में, रोहतक में, वो हमने भी सुनी, हमने लाइव दिखाया उसको। क्या माजरा क्या था पूरा आज? देखिए, हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं था और सरकार उसी डर्रे पर चल रही है जो पीछे 22 फरवरी 2016 को थी। ये लोग, संजय शर्मा, इनको नहीं पता क्या हो रहा है। ये लोग ऐसे लोगों को बुलाना चाहते हैं न तो जिनकी आंदोलन में कोई भूमिका है, और न उनके कहने से आंदोलन शुरू हुआ, न उनके कहने से आंदोलन खत्म होगा। आंदोलन जाट नेता कर रहे हैं, जिसके साथ लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। संजय शर्मा को क्या पता कौन आंदोलन कर रहा है। और इनके लोग, मुख्यमंत्री ने बार बार पीछे भी यही किया था, आज भी यही किया, उन लोगों को बैठाया जिनकी समाज में कोई पैठ नहीं है। तो किरकिरी तो होनी ही थी, ये स्वाभाविक है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं बल्हारा साहब, जो लोग आज वहां पे पहुंचे थे, आपके पास भी सूचना आई होगी, उन लोगों को किसने बुलाया था? आप लोगों को नहीं बुलाया, ये हम पहले ही साफ कर चुके हैं। यशपाल मलिक ने कल ही कह दिया था कि उनको कोई निमंत्रण नहीं आया, लेकिन जिनको बुलाया था उनको वो पार्टी किसने भेजी थी? हाँ, देखिए, सरकार ये दिखाना चाह रही है कि जाट हमारे साथ हैं, जबकि उनके सरकारी आदमी है जो जाट हैं। वो जाट तो धरनों पर बैठे हैं, वो किसको बुलाते हैं? इनके अपने आदमी है, चाहे किसी टाइम बुलाए उनको, और उनकी कोई इज्जत और बेइज्जती है ही नहीं। इनके पास ऐसे जाट हैं, वो सरकारी और समाज ने उनको सरकारी घोषित कर दिया। वो किसी टाइम के या जाए, किसी टाइम आए, इनके टुकड़ों पर उन्होंने कल ही साफ कर दिया था भाई उनको तो निमंत्रण मिला नहीं और वो इस बैठक में नहीं जा रहे। रणधीर जी, आपके पास हम आ रहे हैं, आप बताइए कि जो आज जाट नेता वहां पे पहुंचे थे वो कौन से गुट के थे और किसने उनको आमंत्रित किया था, और आमंत्रित किया था तो सरकार ने उनसे मिलने से इनकार क्यों कर दिया और फिर दोबारा मीटिंग हुई? क्या माजरा क्या था ये? देखिए, आज जो जाट आंदोलन हरियाणा में चल रहा है वो सरकार की वादा खिलाफी को लेकर चल रहा है, और जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं लोग, वो खुद ही कह रहे हैं कि हमें उसमें निमंत्रण नहीं आया, हमें उसमें बुलाया नहीं गया। इस तरह के कंफ्यूजन की वजह से एक किस्म का यूं कह सकते हैं कि जाट आंदोलन करने वाले जो लोग हैं उनमें एक फूट डालने का भी प्रयास किया जा रहा है। और हरियाणा की जो स्थिति है वो सिर्फ वादा खिलाफी की वजह से नाराजगी है लोगों में। सरकार ने जो वादे किए थे 1 साल उसको हो गया, वो वादे आज तक पूरे नहीं किए। इस वजह से ही ये सारा आज जो
इतना बड़ा आंदोलन हरियाणा में खड़ा हुआ सरकार की गलत नीतियों की वजह से और सरकार के गलत फैसलों की वजह से हुआ। पहले अगर आप सुनना पाए हो, एकत्रित मेरा सवाल ये था कि आज जो जाट नेता मुख्यमंत्री से मिलने की ख्वाहिश लेके पहुंचे थे, उन्हें किसने बुलाया था? देखिए, ऐसा किसी बड़े जाट नेता ने नहीं कहा कि उनको कोई ऐसा पत्र सरकार से मिला था। यशपाल मलिक जी ने कहीं नहीं कहा कि उनको पत्र मिला था, या उनके जो हर जिले में धरने पर जो लोग बैठे हैं उनको किस तरह का निमंत्रण मिला हो। एक सारा भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई, एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई। पैदा की स्थिति? ये नेचुरली जो सरकार के लोग हैं उन्हीं की तरफ से ऐसा कोई निमंत्रण आया होगा, इसी वजह से ही सारा कंफ्यूजन हुआ। अदरवाइज भी कुछ लोग सरकार के लोगों से मिलने गए हैं तो उनसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलना चाहिए था। हम देख रहे थे कुछ लोग मिलने गए हैं, यदि उनको निमंत्रण नहीं भी था तो उनको बड़े अच्छे ढंग से सरकार ने बात करने के लिए निमंत्रण देना चाहिए था, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। इस कंफ्यूजन को और थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जो दो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें तो निमंत्रण नहीं मिला। संतोष जी, कुछ आपके लोग वहां पहुंचे, जाट नेता, इस उम्मीद में कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जो आरक्षण की लड़ाई चल रही है इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे? जी देखिए, प्यार में दर्द का ऐसा फलसफा मिला, जाटों को जो भी मिला बेवफा ही मिला। केलकर की रिपोर्ट में हमें शामिल किया गया, मंडल आयोग में हमें शामिल किया गया। मैडम गुरुग्राम की बात कर रहे हैं आज। गुरुग्राम की भी मैं बताऊंगी, थोड़ा सा मैं इतिहास इसलिए बताऊंगी, इतिहास का फिर नहीं, दो तीन चीजें मैं बताऊंगी कि उनको बार बार किस तरह से एक साजिश का शिकार बनाया जाता है, वो चीज रखनी बेहद जरूरी है। क्योंकि आपके चैनल ने हमेशा हमारी बात है उसको प्रमुखता से रखा, तो इसलिए मैं अपनी जवाब में सवाल के ही रखना चाहूंगी। जी जी, सवाल ये था कि जो गुरुग्राम में आज जाट नेता पहुंचे, कौन से जाट नेता थे? दो चीजें ये बवाल हुआ मुकेश जी, वहां पे दो चीजें उभर के आई हैं। सरकार ये कहती है हमने नहीं बुलाया, जो धरने पे लोग बैठे वो भी कह रहे हैं हमें नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी जाट समाज के कुछ लोग वहां पर गए। मैं मानती हूं हो सकता है ना बुलाया हो, लेकिन बिना निमंत्रण के वहां जाट समाज के लोग जाएंगे क्यों, सबसे पहली चीज। और अगर वो बिना निमंत्रण के भी चले गए हैं, क्योंकि इतनी जगह पे आंदोलन के लिए लोग बैठे हैं, तो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को उनसे बात करनी चाहिए थी। वो क्यों बैठे हैं, क्या उनको चाहिए, क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है? पीछे जिस तरह से मान लो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार 21 धारा ये कहती है कि आदमी चैन की सांस से रहे, चैन से रहे, लेकिन हरियाणा का माहौल लगातार ऐसा क्रिएट कर दिया गया है, ना अधिकारियों को मुख्यमंत्री पे विश्वास है, ना मुख्यमंत्री जी को लोगों पे विश्वास है, ना लोगों को सरकार पे विश्वास है। मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि किसी का किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूं, मान लिया कि उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, बावजूद इसके सरकार को उनसे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि कैबिनेट के मंत्री निमंत्रण अगर नहीं दिया होता तो ये कहानी नहीं होती, ये खबरें नहीं छपी होती। एक बार फिर से हम जो हमारे बुलेटिन प्रोड्यूसर हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि जो पहला हमने स्टोरी पैकेज दिखाया वो दोबारा से दिखाया जाए, उसके बाद हम जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो और कांग्रेस का रुख करेंगे। आरक्षण और दूसरी मांगों को लेकर मलिक गुट के धरनों को 19 दिन हो चुके हैं और वो अपनी मांगों को लेकर मैदान पर डटे हैं। ऐसे में सरकार भी इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकालना चाहती है। गुरुवार को सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में बीजेपी के बड़े जाट चेहरों के साथ पूरे हालात पर मंथन किया। बैठक में चौधरी बीरेंद्र सिंह, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराला जैसे बीजेपी के बड़े जाट नेता मौजूद रहे। हालांकि कैबिनेट के दूसरे सहयोगी और बीजेपी के कई सांसद भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे चली बैठक में सीएम ने विस्तार से मंथन किया, लेकिन मीडिया को पूरी बातचीत से दूर रखा। सरकार ने बातचीत के सारे दरवाजे खुले रखे। अभी आज की बातचीत भी यही है कि जो भी समाज के जितने भी वर्ग हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं, सभी सरकार के साथ बैठें, खुल के बातचीत करें। लेकिन इस बैठक से पहले जो ड्रामा हुआ वो देखने लायक था। दरअसल पहले खबर दी गई कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को आंदोलन की राह पर चल रहे जाट नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन 11 बजते बजते सरकार ने ऐसी किसी बात से ही इनकार कर दिया और कहा गया कि सीएम ने जाट नेताओं से नहीं, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी है। ऐसे में जो जाट नेता बैठक के लिए पहुंचे, उनकी यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं से जमकर तनातनी हुई। आलम यह हुआ कि कुछ स्थानीय जाट नेताओं को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ से बाहर निकाल दिया।
हालांकि अब सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है कि जो कुछ हुआ वो आपसी समन्वय की कमी के चलते हुआ, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच की जाएगी। ये बैठक जो है पार्टी की बैठक है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक है और इसमें वर्तमान में जो इस वक्त स्थिति चल रही है उसमें कार्यकर्ताओं को भी जानकारी हो कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। हालांकि यशपाल मलिक और हवा सिंह सांगवान सरीखे बड़े जाट नेता पहले से ही ऐसी किसी बैठक की जानकारी होने से इनकार करते रहे। बावजूद इसके कुछ जाट नेता बातचीत के लिए पहुंच गए और इस पूरे बवाल पर वो बिफर पड़े। वो ये कहते हैं कि ये पार्टी वर्कर की मीटिंग है, कार्यकर्ताओं की, जबकि उसको पूरा ज्ञान ही नहीं है। जबकि हमारे को कमिश्नर पुलिस ने बुलाया, हमारे को डिप्टी कमिश्नर ने बुलाया कि सीएम साहब के वहाँ से मैसेज है कि आप आइए और अपनी मांग रखिए और मांग मुख्यमंत्री महोदय पूरी करेंगे, आपसे बात करेंगे। कितने बजे फोन आया था आपको? ये आप करवार साहब से पूछ लीजिए, डी साहब से पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि क्या उन्होंने फोन किए क्या नहीं किए हमारे को आने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने फोन नहीं। अरे तो आपकी हम करेंगे क्या? हम तो जाट नेता हैं। जांच जब होगी तब होगी, लेकिन सवाल ये है कि बैठक को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्या बातचीत को लेकर सरकार असमंजस में थी? और सवाल ये भी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये मामला सुलझेगा कैसे? ईटीवी न्यूज के लिए गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट। तो ये जो जाट नेता इस वक्त आपको बयान देते नजर आ रहे थे, धैया साहब को सुना आपने और बलराम जाट जी को सुना, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी तो धुआं निकला होगा। आपके हिसाब से क्या कंफ्यूजन था प्रवीण अत्रे जी? मुकेश जी, कंफ्यूजन जो है ना वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देख रहे थे, क्योंकि जो मीडिया सलाहकार है मुख्यमंत्री जी के, वो खुद इस बात को मान रहे थे कि समन्वय की कमी की वजह से न्योता चला गया, तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई कंफ्यूजन है। वो बात अलग है कि संजय जी अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से मुकर रहे हैं कि बुलाया किसने था, जबकि मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर मान रहे हैं इस बात को कि कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से न्योता चला गया। तो कहीं ना कहीं सरकार में कोऑर्डिनेशन की कमी है, ये बात तो पहले दिन से हम लोग कहते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है जिसकी वजह से प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पर यहां पे देखिए, जो लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं अपनी मांगों के लिए, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार सरकार का होगा तो सरकार की जो विश्वसनीयता है, जिसके ऊपर मुकेश जी पहले भी चर्चा हो चुकी है, वो प्रदेश में खत्म हो चुकी है और कारण आपके सामने स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और जो अभी बोल रहे थे कि डीसी साहब ने फोन किया, कमिश्नर साहब ने फोन किया, और मीडिया में भी यही चर्चा है कि डीसी साहब और कमिश्नर साहब ने फोन करके इनको बुलाया। अब सरकार के प्रवक्ता इस बात से मुकर जाए तो मुझे भी हैरानी हो रही है, क्योंकि सरकार खुद मान रही है। अब सरकार की तरुण जी, जैसे आपकी सत्ता काफी लंबे समय तक रही है और सत्ता के आप पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि बुलाया था कार्यकर्ताओं को, लेकिन आपके कमिश्नर ने और आपके डीसी ने कुछ जाट नेताओं को भी मैसेज दे दिया, तो उस वक्त स्थिति को समझते हुए, इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए और प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, उस वक्त क्या करना चाहिए था सरकार को? क्या कदम उठाना चाहिए था? जो मंत्रीगण वहां पे मौजूद थे, क्या करना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को? मुकेश जी, प्रजातंत्र में लोगों ने जो चुना हुआ मुख्यमंत्री होता है वो प्रदेश का मुखिया होता है। अगर उसके दरबार पे कोई भी आदमी जाए, आज तो स्थिति इस तरह की है कि 19 दिन हो गए जाटों को अपनी मांग के लिए, जो और 1 साल पहले इस तरह की घटना हो चुकी है और सरकार आज भी इससे सचेत नहीं हुई, क्योंकि पिछली घटना से इनको सीख लेनी चाहिए। इन्हीं बातों के कारण पिछली बार भी जाट आरक्षण जो था इतना उग्र हुआ और इन्होंने क्योंकि बातचीत कर नहीं पाए, अनुभवहीनता है इस सरकार की। और अगर उनके पास कोई चला भी गया था तो मुख्यमंत्री को बड़ा दिल रख के उनको अंदर बुला के उनकी बात सुननी चाहिए थी कि बताइए आपकी क्या बात है। मुख्यमंत्री के पास सारा तंत्र है, सारा मंत्र है, हर चीज है। और कल से अखबार में और मीडिया में ये चीज आ रही थी, कल न्योता दिया गया है, तो इनकी इंटेलिजेंस फेलियर। अगर अखबार भी नहीं पढ़ते ये लोग, चैनल भी नहीं देखते, जनता की आवाज भी नहीं सुनते, तो ये सुनते क्या है? ये वो ऐसा है कि अखबार भी बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, टीवी चैनल्स भी देखते हैं और खबरें भी सुनते होंगे, लेकिन संजय जी इसके पीछे कोई ना कोई रणनीति तो रही होगी कि कुछ ऐसे लोग पहुंच गए होंगे जो आपको नापसंद हो, आपसे तात्पर्य आपकी सरकार को नापसंद हो, और कहा कि
जो अपने वाले बंदे हैं उनको अंदर ले आओ, जो हमारी मुखालफत करें उनको बाहर रहने दो। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं मुकेश जी, जो आप सवाल कर रहे हैं मैं उसी का सीधा जवाब दे रहा हूं, नहीं तो आप कहोगे कि मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूं, जवाब कुछ दे रहे हैं। जी, अक्सर आप ऐसा ही देखिए, सांगवान गुट कह रहा है हमें कोई न्योता नहीं, हाँ। जो मलिक गुट है वो कह रहा है हमें कोई न्योता नहीं, हाँ। और सर्व खाप पंचायत के अध्यक्ष संतोष दैया जी कह रही है हमें कोई न्योता नहीं। हाँ। तो ये न्योता है किसको? वही उन्हीं लोगों को न्योता होगा जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। जब उनको दिया ही नहीं न्योता तो कैसे मानेंगे आप? मान लेते हैं संजय जी, मैं बता रहा हूं, वो वहां पहुंच गए थे तो क्या मुख्यमंत्री को उनसे बात नहीं करनी चाहिए? ये बताइए, इसी बात पे मैं आ रहा हूं। अगर एक मिनट सुन लीजिए, पहले इनको सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, फिर हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। मैडम एक मिनट, ये जवाब पहले इनसे तो ले लें जवाब, फिर आप सवाल कीजिएगा। जी आगे कहिए आप। तो अब जब वो वहां कुछ लोग आए, कंफ्यूजन के कारण से आए, किस गलतफहमी के आए या किसी व्यक्ति के बुलावे पर आए हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति आए उससे सरकार बात करने लग जाए। देखिए ये बड़ा संवेदनशील मसला है। सुनिए हरियाणा संजय जी एक मिनट, ये जो दोबारा रिपोर्ट चलाई ना, अत्रे साहब एक मिनट, एक एक करके मैं बैठा हूं ना, आपकी बात भी हम कहेंगे। हम ये कह रहे हैं अगर हम 3-4 लोग साथ में बोलेंगे तो सिर्फ शोर मचेगा, परिचर्चा नहीं होगी। हम ये कह रहे हैं ये दूसरी जो रिपोर्ट दोबारा चलाई, इसलिए चलाई थी ताकि आपने अगर पहली बार सुनना भूल गए हो, दिन में टीवी देखना भूल गए हो, तो अब तो क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन बिग बुलेटिन है तो अब आपने सुनाओ। जो वहां पर दैया साहब बयान दे रहे थे, टाई वाई पहन के, अच्छे पढ़े लिखे जाट नेता है, वो आपको शायद आपने सुना नहीं हो, मैं दोबारा टाइम नहीं है कि उसको चलाएं। वो कह रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर ने बुलाया, डिप्टी कमिश्नर ने बुलाया, इसका मतलब होता है सरकार ने बुलाया। आप मानते हैं इस चीज को या नहीं? ये आंदोलन गुड़गांव जिले में नहीं चल रहा है, ये आंदोलन हरियाणा में चल रहा है, इससे कई जिले अफेक्टेड है। देखिए सरकार की तरफ से अगर मैं सुनो ना, अभी कई जगह के जो डीसी हैं उन्होंने बुलाया है, सिर्फ गुरुग्राम के उसने नहीं बुलाया है। अब सारे जाट नेताओं की बाइट तो हम आपको बता नहीं सकते, और जो विजुअल हैं वो आप देख नहीं पाते। बहरहाल हम पर्दा उठाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन के पीछे का कंफ्यूजन क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए। हम यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा नंबर 1 शो बिग बुलेटिन, और बिग बुलेटिन की बिग डिबेट आज एक बार फिर जाट आरक्षण संघर्ष को लेकर की जा रही है। इस संघर्ष में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया वरदान साहब। लगातार जो जाट नेता हैं वो अलग अलग बोल रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। आज यशपाल मलिक साहब आपके अपने जो नेता हैं, कौन से नेता को आप ज्यादा मानते हैं? देखिए हरियाणा में जो आंदोलन की शुरुआत हुई मांग को लेकर, वो हवा सिंह सांगवान को लेकर आज खरी खरी सुना रहे थे। कह रहे थे कि 6 साल से आपने किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया, जब आप कोई आंदोलन चलता है तो मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाते हैं और अपना अस्तित्व तलाशने की कोशिश करते हैं। ये हम नहीं, यशपाल मलिक कह रहे थे। और ये जो बात है ये बार बार हम उठाते भी हैं कि जब जाट ही एक छाते के नीचे इकट्ठे नहीं होंगे तो आंदोलन का फायदा कैसे मिलेगा? आप तो खुद इतने बिखरे हुए हैं। एक ही है, चाहे सांगवान का मैडम, एक ग्रुप्स की बात इसलिए की जाती है क्योंकि ग्रुप्स हैं। नेता है उनका टारगेट एक ही है। एक मिनट मैडम, आपसे भी सवाल पूछेंगे। को लेकर टारगेट है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, सांगवान का भी वही टारगेट है। आपके जो हवा सिंह सांगवान साहब हैं, हमारे भी दोस्त हैं, हम बार बार कहते हैं, लेकिन उन पे आरोप ये लगता है कि वो जब भी कोई आंदोलन होता है वो सरकार के पाले में आकर गेम खेलते हैं। देखिए सांगवान साहब की जहां तक बात है, वो आखिर दम तक ये करते रहे कि सरकार पीसफुली इसका समाधान निकाले, हरियाणा का भाईचारा खराब ना हो, किस तरह का हरियाणा में नुकसान ना हो, और सरकार को बार बार इस तरह के मौके देते रहे। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी जब किए गए वादा ये जो दूसरा गुट है ना, यशपाल मलिक गुट, तो ये कहता है कि मौका देने का आपके पास कोई औचित्य ही नहीं है। ना आपको कोई आंदोलन चल रहा है, ना आंदोलन को आपकी बात सुनते हैं, फिर आप जाके बार बार मीटिंग्स करके क्या साबित करना चाहते हैं? जब आपके कहे सुने से कुछ होता ही नहीं है तो आपका रोल क्या रह जाता है इस आंदोलन में? देखिए
रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। सांगवान साहब ने तो शुरुआत की थी आंदोलन की, सांगवान साहब ने ही आरक्षण की सबसे पहले मांग रखी, लंबा संघर्ष किया सांगवान साहब ने, और आज फिर भी वो चाहते हैं कि हरियाणा का भाईचारा पहले है, हरियाणा का भाईचारा बना रहे, आपस में जातीय दंगे ना हो हरियाणा में, अशोक बल्हारा जी रहे। अब अशोक सरकार बल्हारा ने उस मौके को नहीं अपने अशोक बल्हारा जी, आज जो मलिक साहब हैं, यशपाल मलिक साहब, वो काफी गरज रहे थे, बरस रहे थे जब भाषण दे रहे थे हवा सिंह सांगवान के ऊपर। क्यों? बुजुर्ग जाट नेता हैं, आदर सम्मान से उनको भी साथ ले लीजिए, आपकी ताकत बढ़ेगी। आपके हो सकता 1000 फॉलोअर हों तो 500 उनके भी होंगे, 1000 और 500 मिलके 1500 की संख्या होगी। क्यों रास्ते नहीं आते? क्यों बार बार आप उनकी लीडरशिप पे सवाल उठाते हैं? देखिए, सवाल इस बात का है कि आज आम जाट इस आंदोलन में शरीक है और आम जाट ने यशपाल मलिक का नेतृत्व स्वीकार करके लाखों की तादाद में आज जाट धरने पर बैठे हैं और धरने यशपाल मलिक की रहनुमाई में, उनकी अगुवाई में चल रहे हैं। जो भी भाई उन धरनों का समर्थन करता है, हम सब का स्वागत करते हैं। और धरने केवल यशपाल मलिक जी की काल पर 29 जनवरी को शुरू हुए थे। ये काल यशपाल मलिक जी ने दी थी और उसी दिन से आज 19 दिन तक शांतिपूर्वक धरने पूरे हरियाणा के अंदर चल रही हैं। आप लगातार बदस्तूर यशपाल मलिक की तारीफ में कसीदे पढ़ सकते हैं, आपको पूरी छूट है। सवाल मेरा यह था कि जो हवा सिंह सांगवान है, बड़े नेता हैं और कई सालों से वो जाट समुदाय के हकों की बातचीत करते हैं, तो क्या यशपाल मलिक साहब उनकी उम्र का लिहाज करते हुए और जो एक्सपीरियंस उनको है उसका फायदा उठाने से क्यों कतराते हैं? क्यों बार बार मंच पे आकर वो कहते हैं कि इस पूरा जो जाट आरक्षण का बीड़ा मैंने उठाया है, इसमें मुझे और किसी की जरूरत नहीं? क्यों? ये ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी के ऊपर कटाक्ष की, परंतु जो आदमी सरकार की भाषा बोलते हैं और सरकार की बात करते हैं, उनका आज समाज में कोई औचित्य नहीं है। समाज आज ये जानता है कि यशपाल मलिक इस लड़ाई को बखूबी लड़ रहे हैं और लोग उनके साथ हैं। जो लोग ये कह चुके हैं कि आंदोलन की जरूरत नहीं थी, हमें यशपाल मलिक के जिस तरीके से आप कसीदे पढ़ रहे हैं, उनकी मुखालफत करने वालों की भी कमी नहीं है। यशपाल मलिक पर हवा सिंह सांगवान हो या जो दूसरे हरियाणा के जाट नेता हों, वो आरोप लगाते हैं कि यशपाल मलिक साहब यहाँ पे आते हैं, आंदोलन खड़ा करते हैं और जब लाठीचार्ज हो या आंदोलन आगे बढ़ रहा हो फिर निकल लेते हैं कभी यूपी की तरफ, कभी मुंबई की तरफ। और जाट नेताओं को, जाटों के बच्चों को बहकाने की काम करते हैं। ढैया साहब भी यही कह रहे थे। आज देखिए, कोई बात नहीं, दैया सरकारी है, सरकारी कुछ भी कह सकता है। और जाट आदमी आज यशपाल मलिक के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी चला जाता है, यूपी में तो लोग और भी गए हैं अभी। और यहाँ मतलब जो यशपाल मलिक के साथ हैं वो असल में जाट संघर्ष की जीती जागती मूर्ति हैं और जो सरकार के पक्ष में बात करता है उनको जाट आंदोलन से कुछ नहीं लेना है। संतोष दहिया जी कुछ कहना चाह रही हैं आप अगर हम इन दोनों गुटों की बात करें तो आप इन दोनों में से किसी के साथ हैं या आपकी तीसरी राह है? देखिए मुकेश जी, मैं किसी गुट के साथ नहीं हूं, सबसे पहली चीज, क्योंकि हम आरक्षण की लड़ाई 2006 से लड़ रहे हैं और मैं महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हूं। क्योंकि ग्रुप ये अलग अलग बंट गए, उस चीज को मैं इसको इस तरह से लेती हूं, जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, चंद्रशेखर आजाद अलग राह पे थे, शहीद आजम भगत सिंह अलग राह पर थे, महात्मा गांधी जी अलग राह पर थे। आप इसको इस तरह से लीजिए, हर नेता का मकसद आरक्षण लेना है। आप उसको ग्रुपों की दृष्टि से मत देखिए। उनका मकसद, रास्ता अलग हो सकता है, हवा सिंह जी अलग हो सकते हैं, मलिक अलग हो सकते हैं, खाप कुछ अलग हो सकती है, उनकी सोच अलग है, लेकिन उनका जो एम है, उनका गोल है, वो केवल आरक्षण है। तो मैडम ये बताइए, इस तरह से मैडम ये बताइए कि जाटों के शहीद भगत सिंह कौन हैं? जाटों के गांधी जी की तुलना हम हवा सिंह सांगवान से कर दें, भगत सिंह यशपाल मलिक को बना दें, ऐसे थोड़ा सा और व्याख्या बता दीजिए ताकि आपके जो नेता हैं उनका कद और बढ़े। नहीं, आपकी तुलना भी हम सरोजनी नायडू से कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मुकेश जी। जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और जो इस देश के लिए शहीद हो गए, उनका कोई मुकाबला ना कोई सरकार कर सकती है, ना कोई नेता कर सकता है, चाहे वो किसी धर्म या जाति का हो।
उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रही बात अस्तित्व की लड़ाई की, देखिए कुछ राजनीति होती है, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन जो जाटों का मकसद है वो केवल आरक्षण है, और आरक्षण के लिए राह अलग हो सकती है, गोल एक है। जी एक सवाल पूछ लूं मैं इस बात में, आऊंगा वापस आपके पास आऊंगा। हम इनेलो का पक्ष जानना चाहते हैं। इनेलो इस आंदोलन को लेकर ये साफ कर चुकी है कि जाटों के साथ है, लेकिन आपके भी कोई पसंदीदा नेता हैं? क्योंकि इस वाले आंदोलन में जब बात जाट समुदाय से हो रही है तो आप लोगों के और कांग्रेस की भी मुखालफत की जा रही है कि कांग्रेस और इनेलो इस आंदोलन में इसलिए कूदना चाहती है या इसलिए अपनी हाजिरी भरना चाहती है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी है। जाटों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, तो जाटों को खुश करो या ना करो वो अलग बात है, लेकिन नाराज करके हरियाणा की राजनीति नहीं की जा सकती। मुकेश जी, जो ये आपने बात कही, सरकार के लोगों की तरफ से गाहे बगाहे इस तरह के बयान आते हैं, वो मैं तो एक बात कहूंगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने वायदा खिलाफी की है जाट समुदाय के साथ, जिस तरह का प्रपंच सरकार लगातार रचती रही है जाट समुदाय के खिलाफ, बजाय सरकार अपने किए वायदों को पूरा करे। देखिए वो क्या मांग रहे हैं, वो वही बात कह रहे हैं जो सरकार ने पहले उनसे लिखित में वायदा किया हुआ है और मांग पूरा करने की बात कही हुई है, और अगर सरकार उसको पूरा कर दे तो बात खत्म हो जाती है। कहीं ना कहीं सरकार तो वायदा खिलाफी कर रही है, और हम अगर ये बात कहते हैं सरकार को कि आप अपना वायदा पूरा कीजिए क्योंकि आपने किया हुआ है इनसे, तो सरकार हमें कहती है कि हम राजनीति कर रहे हैं। बजाय इस बात को इस तरह से समझे सरकार कि हम प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं, जिस जनता के साथ सरकार लगातार धोखा कर रही है। सरकार को अपने गिरा में झांकना चाहिए। कांग्रेस पिछले जो आंदोलन था फरवरी वाला, उसमें काफी सुर्खियां बटोरी, काफी जाट भाई हुड्डा साहब के साथ खड़े नजर आए। इस बार कुछ खामोशी से चल रहे हैं, क्या इस बार रास नहीं आ रहा आंदोलन या कुछ और रणनीति है? ऐसा मुकेश जी, हमने तो अपनी सरकार में जाटों को आरक्षण दिया था। वो जो दिया था, मैं मानता हूं कि वो जो दिया था, सुनिए, वो ऐसा दिया था कि जैसी कोर्ट में गया ना, सुप्रीम कोर्ट में, मैं मेरी बात पूरी, औंधे मुंह गिरा। चलो औंधे मुंह गिरा, 5 मिनट भी मैं मानता हूं मुख्यमंत्री भारतीय कमोवेश तरुण भंडारी जी, काम भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा ही किया। सुनो मेरी बात, प्रधान साहब के पास जब मैं आऊंगा मैं आपको बताऊंगा कैसे किया। पहले आप इनसे, मैं मानता हूं कि उसमें कुछ कमी रही और कोर्ट ने उसको खारिज किया। कुछ कमी नहीं रही। आज 2.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए, प्रदेश में भी इनकी मेजॉरिटी है और सेंटर में भी इनकी मेजॉरिटी है। ये इसको अभी संजय जी कह रहे थे कि कोर्ट ने इसका डिसीजन करना है। जब डिबेट शुरू हुई तो कोर्ट ने इसका डिसीजन नहीं करना। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, अब सरकार ने इसका डिसीजन करना है। इसको शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डालते आप? क्योंकि पिछला जब फरवरी में हुआ था, रणधीर जी क्योंकि पेशे से वकील हैं और ये जो केस है आपने तो कभी इसकी ये कोर्ट में अगुवाई कर रहे हैं। कांग्रेस 10 साल तक सत्ता में रही। रणधीर जी से कांग्रेस ने आरक्षण दिया था तो पहला सुप्रीम कोर्ट, ये वाला जो अभी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ, ये कोर्ट में जाके अटक गया। एक आम नागरिक के तौर पे, एक वकील के तौर पर आपको नहीं लगता कि दोनों पार्टियां जाट समुदाय के साथ खेल रही हैं? क्योंकि जो प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए वो प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे हैं। और ये सवाल जब हमने सरकार से किया तो सरकार का वाकई ये कहना था कि जब दबाव में कोई काम होगा तो ऐसे ही आधा अधूरा होगा। तो आप जाट समुदाय से भी हैं, वकील भी हैं, तो प्रोसेस फॉलो कर सके सरकार, ऐसी उसकी कोई मंशा है या जाट समुदाय ज्यादा ही जल्दी में है कि आरक्षण मिल जाए, किसी भी तरीके से मिले, बाद में चाहे चैलेंज होता रहे? देखिए, यदि कोई सरकार ये कहती है कि हमने कोई काम दबाव में किया, वो संवैधानिक फेलियर है। उस सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी सरकार को पब्लिक में जाना चाहिए और दोबारा आप अभी कह रहे थे ऐसे बयान आ रहे हैं सरकार के, ऐसे बयान यदि कहें कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ये गलत है। बिल्कुल ऐसा आ रहे हैं ऐसे बयान। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। लेकिन जो हालात जो पैदा हुए थे, डंडे के बल पर एक्शन लिया गया, पिछले बार हालात जो पैदा हुए, सरकार ने नहीं कहा, सरकार ने सरकार ने नहीं कहा, सरकार की किसी प्रवक्ता नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रवक्ता नहीं कहा। जो सरकार है, सुनिए, सरकार
सरकार के मायने प्रवक्ता होता है। अरे एक मेंबर पार्लियामेंट कोई कुछ बोलते मेंबर पार्लियामेंट कमाल कर रहे हैं आपके मंत्रियों के भी ये बयान आए हैं। मुझे आप ये बताइए, आपके मंत्रियों के भी बयान आए हैं। एक सरकार का सांसद लगातार 1.5 साल तक जाट समाज को गाली दे रहा है और सरकार को मतलब कानों तक जो नहीं रेंगती, ये कमाल की बात नहीं है। आप क्या बात करते हैं? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? एक समाज को लगातार गाली देता है एक सांसद, क्या उस सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समाज के प्रति है कि नहीं है? पहले आप ये क्लियर कर दीजिए, क्या ये जाट समाज इस सरकार का हिस्सा है? ये जाट समाज इस देश का हिस्सा है, इस प्रदेश का हिस्सा है कि नहीं है? मुझे क्लियर कर दीजिए आप। चलिए वरदान साहब एक मिनट आप जारी रखिए। हम ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों सरकारें हैं, कांग्रेस पहले और भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि मौजूदा सरकार है, इन्होंने ईमानदारी से क्या जाट समुदाय को आरक्षण देने का दिलो दिमाग में रखा? कांग्रेस का बता दीजिए पहले। देखिए कांग्रेस की जहां तक बात है, उन्होंने इससे पहले जस्टिस केसी गुप्ता से रिपोर्ट ली और सारा जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो पूरी करके आरक्षण दिया। कानूनी पेचीदगी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में राम सिंह वाले केस में जो सेंटर में रिजर्वेशन दी थी वो सेट असाइड होगी, लेकिन हरियाणा में जो रिजर्वेशन दी थी स्टेट में वो विचाराधीन था केस, उसका निर्णय नहीं आया था कोर्ट से अभी तक भी। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी आई और उन्होंने इसमें विड्रॉ करके एक नया बिल लेके आए। उन्होंने कहा कि हम पक्का आरक्षण देंगे, एक पब्लिक में भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए, और फिर वहीं आगे जो मांग थी जाटों की कि इसको बचाया जा सके, 9th शेड्यूल में लेके आया जा सके, वो अब तक भी नहीं की। कांग्रेस की मंशा पे सवाल करने का कोई क्या नहीं है, क्योंकि वो जो सरकार है हमारी भाजपा की सरकार, जो रिजर्वेशन दिया जिसका श्रेय बार बार संजय शर्मा जी और भाजपा सरकार ले रही है, इसमें ऐसी कौन सी कमी थी कि कोर्ट में जाकर अटक गया मामला? अभी भी सुनवाइयां चल रही है। देखिए कोर्ट की एक प्रक्रिया है, कोर्ट सभी पार्टियों को सुनने के बाद ही कोई निर्णय देती है और कोर्ट में सभी का विश्वास, कोर्ट में सबका विश्वास है। जो कोर्ट निर्णय देगा, एक पार्टी उससे सहमत होगी, दूसरे से सहमत नहीं होगी, उसकी फिर अपील का प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन यदि कोई सरकार कहे कि हमने इसको डंडे के बल पर एक ईमानदार सवाल है, एक ईमानदार सवाल है, आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि ये जो जाट आरक्षण है और जो जाट भाई बहन हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं बिग बुलेटिन को, आप उन्हें आश्वस्त कर सकते हैं कि आरक्षण मिलेगा, या फिर वो जो सनी देओल की फिल्म थी कि मिलेगी सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और इस तरीके से हम बिग बुलेटिन करते जाएंगे और जाटों को आरक्षण दिलाने के नाम पर जाट नेताओं या पॉलिटिकल पार्टीज है ये धरने प्रदर्शन करके जनता को मूर्ख बनाते जाएंगे? देखिए सच में तो ये है कि पेचीदा विषय है और सरकार भी कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाती है। पब्लिक में आपस में जातीय दंगे करा के जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकना चाहती है, पब्लिक के काम नहीं करने चाहते। जो बेरोजगारी है हरियाणा की, समस्या है कर्मचारियों की, आम आदमी की जो समस्या है डे टू डे की, उनसे ध्यान भटकाने के लिए आपस में जाट और गैर जाट का मुद्दा पैदा किया जा रहा है। ये जाट और गैर जाट का मुद्दा पैदा किया जा रहा है। संजय जी, बहुत बड़ा आरोप है, सुनने में बेशक छोटा सा लगे, बांट दिया 36 बिरादरियों को, 35 वर्सेस 1 बिरादरी बांट दिया गया। जाटों को विलन के तौर पर पेश किए जाने की कोशिश हुई, कोशिश कामयाब रही या नाकाम रही ये जनता जानती है। लेकिन ये बांट के जो पॉलिटिक्स की जा रही है, ये आरोप जब लगता है सरकार पे तो दुख तो आपको भी होता है। बदल चुकी है, आज उस धरने में दूसरी जाति के लोग भी बैठ रहे हैं जाके। संजय जी, नहीं सभी का समर्थन मिल रहा है। संजय जी, मुकेश जी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में जाटों को आरक्षण देने वाली कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी है। सरकार ने हमेशा जिस भी तबके ने कोई डिमांड की है उसको सहानुभूतिपूर्वक विचार किया भारतीय जनता पार्टी ने, और 3 राज्यों में हमारी सरकारों ने रहते हुए ही आरक्षण दिया है। इस सरकार की सोच हरियाणा एक, हरियाणवी एक की है। इस सरकार की सोच सबका साथ सबके विकास की है। हम पूरे हरियाणा को, हम 2.5 करोड़ लोगों की सरकार है। ये काम क्या बात करता है संजय शर्मा? पक्ष की पार्टी है वो कर रही है। 35 का बैनर कहाँ से आया तुम्हारी पार्टी में? एक तरफ तो कहाँ से लेकर आए थे तुम 35 नाम 1 का बैनर? लेकिन फिर जाकर के जाटों के अरे झूठ बोल रहे शर्मा। आपको मुकेश जी, अशोक कुछ कह रहे हैं जी, बैठ कर झूठ बोल रहे सुन लीजिए। तब हरियाणा में आरक्षण मिला है, उसके अलावा कांग्रेस की सरकार ने भावनाओं से खेला। मैडम अशोक जी झूठ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं, समय हमारे पास बहुत कम बचा है। एक मिनट संजय जी, सिंह आयोग के तहत जो ताऊ देवीलाल ने आरक्षण दिया था केवल वो। जी बल्लारा साहब क्या कह रहे हैं आप, कहिए। मैडम एक मिनट, अशोक बल्लारा जी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं जी, संजय शर्मा जी से ये कह रहा हूं,
आपने भाईचारा खराब किया, भारतीय जनता पार्टी ने भाईचारा खराब किया। भाईचारा सदियों से चल रहा था। पहली बार 35 बनाम 1 का बैनर आपने पैदा करा। राजकुमार सैनी ने इस प्रदेश को जलवा दिया है, उसको आपने लगाम लगाई। एक आदमी समाज को एक लेकर के चलने ना संजय शर्मा जी, गलत बयानी नहीं है। आप 35 बनाम 1 का बैनर आपने पैदा किया। इससे पहले हरियाणा में ये बैनर नहीं था। नहीं, इससे पहले हरियाणा में 35 बनाम 1 का बैनर नहीं था। संजय शर्मा ध्यान से सुनिए। नहीं, आप बौखला गए ये बात को सुन सके। हमारी परिचर्चा में हमारे साथ जुड़े आपका तहे दिल से शुक्रिया, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, हमारा दस्तूर जारी है।